नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। नागपुर हिंसा को बीते 48 घंटे से अब ज्यादा वक्त हो गया है। पुलिस पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब तक इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 57 धाराएं लगाई गई हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 46 धाराएं भी शामिल है। कुल मिलाकर के पुलिस ने इस पूरे मामले में 51 आरोपियों को नामजद किया है। साथ ही साथ 300 अज्ञात लोगों के नाम भी मुकदमा लिखा गया है और अब तक 46 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एफआईआर में हुए खुलासे अब हैरान कर देने वाले हैं। एक प्री प्लान के तहत किस तरह नागपुर में हिंसा कराई गई, किस तरीके से एक अफवाह फैलाई गई, किस तरीके से अचानक 20 से 30 लोगों की जो भीड़ थी वो बढ़ करके 500 से 600 लोगों की हो गई। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की तस्वीर और नाम भी अब सामने आ गया है। तो सबसे पहले अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन एफआईआर में आखिर लिखा क्या गया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 5 एफआईआर है। एक एफआईआर बजरंग दल के खिलाफ हुई थी सुबह ही, यानी कि सोमवार की सुबह ही बजरंग दल के खिलाफ एक एफआईआर की गई थी, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो शाम को हिंसा भड़की है उसको लेकर के भी 4 और एफआईआर कराई गई हैं। पहली एफआईआर में कहा गया है कि शिवाजी की मूर्ति के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब का प्रतीकात्मक पुतला फूका, जिसके विरोध में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम शमीम खान ने पुलिस स्टेशन के बाहर 40 से 50 लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने हिंदू संगठन के 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया, लेकिन यही लोग ठीक उसी दिन शाम के 4 बजे फिर शिवाजी की मूर्ति के पास पहुंचे और वहां 400 से 500 लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया। जितने लोग वहां इकट्ठा हुए थे वो सब घातक हथियारों से लैस थे। तभी दंगे के लिए उकसाने वाले भाषण भी शुरू किए गए। भीड़ से कहा गया कि अब पुलिस दिखाई दे रही है, इन्हें या किसी भी हिंदू को नहीं छोड़ना चाहिए। भीड़ ने हथियार निकाले और हवा में लहराकर उनको दहशत भी फैलाया। वहीं दूसरे एफआईआर में यह दर्ज किया गया है कि भीड़ आगे बढ़ी और फिर भागलपुरा में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मियों पर घातक हथियार पत्थरों से हमला किया, उन्हें घायल किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों पर जमकर पेट्रोल बम भी फेंके गए। तीसरी एफआईआर बताती है कि भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को किस तरीके से घेरा। एक अधिकारी पर एक 15 साल के लड़के ने कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया, जिससे पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ कह रही थी कि तुम हिंदू समाज के पुलिस हो, तुमने जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाने में मदद की है। इस तरीके से यह अफवाह फैलाई गई थी और साथ ही भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ड्यूटी में जो अन्य पुलिसकर्मी तैनात थे उन पर भी धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया। इस तरीके से पूरा ये दर्ज किया गया है। पर सबसे चौंकाने वाला जो डिटेल है, जो बातें हैं, वो चौथी एफआईआर में। उसमें बताया गया है कि जब ये पूरा अफरा तफरी का माहौल नागपुर में फैल गया था, 3 से 4 ऐसी जगह थी जहां पर हिंसा भड़क चुकी थी, उसी वक्त अंधेरे का फायदा उठा करके आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल से इसी भीड़ ने अश्लील हरकत की। उसकी वर्दी और उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि उस महिला पुलिस अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, दूसरी महिलाओं के साथ भी यौन दुर्व्यवहार किया गया, उनका यौन उत्पीड़न किया गया। कुछ महिला कर्मचारियों को देखकर भद्दे भद्दे इशारे और कमेंट किए गए। महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को, जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। और जो भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है, जो ऑलरेडी हम लोग नागपुर के जब ये इंसिडेंट हुआ तभी के सब रिकॉर्डिंग्स हम ले चुके हैं। तो वहाँ पे पहला सरकार को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ इंटेलिजेंस फेल्योर था, या अगर इंटेलिजेंस आपके पास थी फिर भी आपने एक्ट नहीं किया तो जानबूझ के आपने वो जो दंगल हुई वो आपने करवा दी, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। वीएचपी और बजरंग दल पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इस मामले में। अबे कोई भी बंदा हो, कोई भी समाज का हो या कोई भी पार्टी या संगठन का हो, अगर वो पुलिस पे दगड़ फेंक करता है या किसी के घर के ऊपर दगड़ फेंक करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। कौन कौन से संगठन के वो
मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है कि वहां पे लॉ एंड सेफ्टी की सिचुएशन वहां पे हुई थी कि नहीं हुई थी। वहां पे डेफिनेटली अड़चन बहुत बड़ी हुई थी। जो वहां पे इन्वॉल्व थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर नागपुर हिंसा को लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी अब जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर से नागपुर हिंसा के लिए दोषी बताया गया, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि विपक्ष को जलन है, इसलिए कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के अब वो साथ खड़ी हो गई है। उधर आज आरएसएस ने भी जो नागपुर में हिंसा हुई है और औरंगजेब की कब्र को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के अपना पहला बयान दिया। जब औरंगजेब की कब्र पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुनील अंबेकर जो हैं, उन्होंने कहा कि आज के युग में औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे हुए उसको लेकर अब एफआईआर बजरंग दल और बीएचपी के खिलाफ दर्ज किए हैं महाराष्ट्र पुलिस ने। अब जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लगभग निष्पक्ष सरकार काम कर रही, वरना तो हम लोग समझते थे दूसरों के खिलाफ होगी। आज दुख की बात यही है जी सर कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए जी। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप वगैरह ये नहीं होता, लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है ये फेल हो गया। पिछले 2.5 वर्षों से जब से महायुति सरकार स्थापित हुई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जनता और खास करके जरूरतमंद जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको न्याय पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा सकारात्मक काम कर रही है। और कुछ लोग में जो जलन है, ईर्ष्या है, इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। Is Aurangzeb relevant today? And the Chief Minister of Maharashtra also said that this was a pre-planned attack. And right now we also have the police also investigating this. What is your take? What is the RSS take on this? Because it was led by the VHP there. What do you think is the RSS take on this? See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल, एफआईआर से साजिश बेनकाब, अब क्या होगा सारे पत्थरबाजों का हिसाब जिन्होंने नागपुर का माहौल खराब किया, वहां पर हिंसा भड़काई, क्या अब उनको चिन्हित करके एक एक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? और आज अगर आरएसएस ने भी कह दिया है कि औरंगजेब अप्रासंगिक है, तो फिर बवाल किस चीज का है? क्या अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? क्या इस पर राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या इसको लेकर के जो माहौल खराब हो रहा है उसका अंत हो जाएगा? हमारे साथ आज अड़ी में जुड़ गए हैं प्रणय अजमेरा, प्रवक्ता हैं वो एनसीपी शरद गुट के, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, के शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी प्रणय अजमेरा जी, कल तक सारी हेडलाइन कह रही थी कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की वजह से माहौल खराब और हिंसा शुरू हुई। आज तो पता चला है कि कोई और ही माहौल वहां खराब कर रहा था और उस आदमी का नाम और तस्वीर भी सामने आ गई है। फहीम खान उसका नाम है और सब लोगों को थोड़ा सा परिचय दे देते हैं इस फहीम खान का। कौन है ये शख्स? ना तो ये विश्व हिंदू परिषद का है, ना ये बजरंग दल का है, ना ये संघ से जुड़ा हुआ है, ना ये भारतीय जनता पार्टी का है। तो कौन है ये फहीम खान जिसने सोच समझ करके 500-600 लोगों की भीड़ बकायदा जमा करके दंगे भड़काए, हिंसा भड़काई नागपुर के अंदर? 38 साल का फहीम शमीम खान रहता है यशोधरा नगर नागपुर में। झड़प से पहले उसने भाषण दिया था, उसी की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक संस्था से जुड़ा हुआ है, उसका शहर अध्यक्ष है। 500 लोगों को उसने शिवाजी की मूर्ति के पास बुलाया। आपको याद दिला दे कि सुबह के वक्त ही ये गया था एफआईआर लिखाने के लिए, एफआईआर लिख भी दी गई, उसके बावजूद इसने लोगों को बुलाया शिवाजी की मूर्ति के पास, वहां पर भाषण किया, लोगों को भड़काया, वहां पर भड़काऊ नारे दिए। और कौन है ये? 2024 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ इसने चुनाव लड़ा है और 6.5 लाख वोटों से ये हार गया। तो अब असली मास्टरमाइंड सामने आ गया है। प्रणब अजमेरा जी,
कल तक तो कह रहे थे कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये सब जिम्मेदार है। देखिए, मैं महाराष्ट्र की धरती से आता हूं और उसमें भी मेरा नागपुर में अपने जीवन का बहुत बड़ा समय मैंने नागपुर में बिताया है और बिता रहा हूं। मैं नागपुर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। नागपुर शहर है गणेश टेकड़ी का, ताजबाग का, दीक्षा भूमि का। यह वही शहर है जहां पर भारत जब पाकिस्तान को हराता है तो हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई धर्म पेट में जाकर जोरदार तरीके से नाचते हैं। ये वह शहर है जहाँ पे ईद की शीर कुरमा बांटी जाती है और गणपति का प्रसाद हम आपस में बांटते हैं। रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो हमारे मुसलमान भाई हमें आइसक्रीम खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, रसना पिलाते हैं, और जब उनकी ईद होती है तो हम उन्हें फूल देकर शुभकामना देने जाते हैं। अंबादरी हो, फुटाला हो, गांधी सागर लेक हो, यहाँ पर हम सब भाई भाई जाकर एक साथ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। तर्री पोहा हो, साउजी खाना हो, नागपुर का ये जब फेमस है, संतरा बर्फी हो या कोतंबीर वड़ी हो, ये सब हम लोग साथ में मिलकर खाते हैं, मस्ती करते हैं। और आज तक नागपुर में कभी भी किसी भी प्रकार की जातीय मतभेद, सांप्रदायिक मतभेद कभी नहीं हुई। पता नहीं हमारे इस प्यारे से नागपुर शहर को किसकी नजर लग गई। बता तो रही हूं किसकी नजर लगी, फहीम शमीम खान की नजर लगी। पद्मजा जी, मैं बोलना चाहता हूँ, और यह मेरे लिए आपने तो पूरी विवेचना कर दी नागपुर शहर और वहां की सुंदर संस्कृति, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। पर 17 तारीख को जो हिंसा हुई वो अगर इतना ही अच्छी वहां पे माहौल था, सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, तो फहीम शमीम खान को क्या बात चुभी? आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं आ रहा हूँ पद्मजा जी, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं हमारे नागपुर शहर को किसकी नजर लग गई, और जिसकी भी नजर लगी और जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है, आपने जैसे एफआईआर पढ़ा, मैंने भी एफआईआर को थोड़ी सी कॉपीज को पढ़ने की कोशिश की, और जैसा बताया गया, देखिए हमारे देश में संविधान का राज है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रणय जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता रही हूँ कि पुलिस ने नामजद जिसको आरोपी बताया है वो है फहीम खान। आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं किसकी नजर लग गई, मुझे पता ही नहीं किसने ये दंगा भड़काया। आप फहीम खान के बारे में कुछ बोलेंगे? मैं बोलने जा रहा हूँ, फहीम खान हो या उनके जैसा जो भी हो, जिसने भी नागपुर शहर के अमन को बिगाड़ने का प्रयत्न किया है या इस साजिश में छोटा सा भी रोल निभाया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, और मैं फिर से कहता हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही बताना चाहता हूं कि हमारे पुलिस भाइयों पर हाथ उठाने की हिमाकत जिसने भी की गई हो, उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता और रिलेवेंट लॉज के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और तो और हमारी कोई महिला बहन जो पुलिस महिला बहन के ऊपर जिसने भी गलत तरीके से हाथ डालने का प्रयत्न किया हो, उसके साथ इस देश का जो सबसे सख्त कानून है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें मेरा और मेरी पार्टी का कोई दो मत नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर के शर्मा जी, अब सब घर जाते हैं। देखिए, अब एनसीपी भी मान रही है, जो शरद पवार गुट है, शिवसेना भी मान रही है कि जो कृत्य हुआ है गलत है। फहीम खान को आपने जेल में डाल ही दिया है, बाकी जो 51 लोग हैं पकड़िए, जेल में डालिए, जो वो आपके साथ खड़े, चलिए खत्म। रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो हमारा मत ही है। ठीक है, नहीं, तो ऐसा नहीं है, ही नहीं रह गया ना, ऐसा नहीं है पद्मजा जी, पकड़िए, जेल में डालिए। पद्मजा जी, देश में नहीं पद्मजा जी, ऐसा नहीं है, जो भी कार्रवाई ये बहुत चालाक लोग हैं, इनको चुप कराइए तो बोलता हूँ इनको। देखिए, ये तो इनकी मजबूरी का सौदा है ना, ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही है। ये एकता की झूठी गीत गाने वाले, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले, ये शरद पवार जो है, ये आज इनको मजबूरी है कि इनको ये कहना पड़ रहा है। कल तक तो ये प्रशंसा के गीत गा रहे थे, कल तक तो ये समर्थन में थे औरंगजेब की, उसके समर्थन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इस तरह की हिंसा के भड़काने में इस तरह के दलों के बयानबाजियों का योगदान है। हमने तो पहले दिन बयानबाजियों का योगदान है, कानून तोड़े, मैं बताता हूँ आपको। अरे भाई शांति रखो। पद्मजा जी, ये कैसा डिबेट है? नहीं, पर वो कह रहे हैं कि फहीम खान कौन से उनके कोई सगे हैं, आप उनको जेल में डालिए, उनको आप कालकोठरी में रखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपके साथ। गलत इल्जाम, अभी आपके पास क्या बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपकी सरकार की विफलता,
आपसे छुपाई नहीं जा रही। वो सगे कैसे हैं मैं बता देता हूँ ना, मुझे तो बताने दीजिए। ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए। इनको बंद कराएंगे ना ये। प्रणय जी एक सेकंड, एक एक करके बात पूरी करने दीजिए, बताइए। ये तो बदतमीजी होती है। ये तो हम थोड़ी सुनने आए हैं। अरे सर एक एक ये पहली बार डिबेट करने आए बात बोली। ये टीवी चैनल पे पहली बार आए क्या? अरे सर हम तो रोज जाते हैं, आप टीवी देखा था। अच्छा प्रणय जी एक से करके के शर्मा जी बात पूरी कीजिए। ये जलेबी बना रहे, जलेबी बना रहे, जलेबी बना रहे, जलेबी बना रहे, उस अपराधी का नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि वोट बैंक कट जाएगा इनका। मैं बताता हूं कहां से शुरुआत होती है सारी चीजों की। ये इनके करामात, इनके करतूत हैं। इस यहां पर किसने औरंगजेब की प्रशंसा के गीत गाना चालू किया? पद्मजा जी, इन्हीं के गठबंधन के लोग हैं ना। अबू आजमी किसके गठबंधन के हैं? उस दिन इन्होंने विरोध किया था अबू आजमी का। बिल्कुल ये गलत किया है उन्होंने। उनको लोगों की भावना नहीं भड़कानी चाहिए। एक शब्द किसी शरद पवार किसी का बयान आया है? दूसरी बात, आप लोगों ने, मैं बैकडोर उस पर नहीं जाना चाहता, उससे नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन इन्होंने मजबूर किया इसलिए बोल रहा हूं। जब महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे पद्मजा जी, तब 17 सूत्री एक मांग लेके खड़ी थी मुस्लिम समाज, वहां के पर्सनल लॉ बोर्ड, और उन्होंने शरद पवार को अपना अजीम सिपाही बताया था। हैसियत नाप दी थी शरद पवार की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरद पवार अजीम सिपाही, यह हैसियत नापी थी शरद पवार की और राहुल गांधी की और उद्धव ठाकरे की। उसने यह बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है नोमानी जी का, अभी चौघर साहब बैठे, समीर जी बता देंगे। और उस 17 सूत्री मांगों को इन लोगों ने माना था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये मुसलमानों के लिए अलग से करेंगे। पद्मजा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। राजनीति करके इन लोगों को इस स्तर पर लाया कि इस तरह के हौसले की अफजाई की है आपने। मैं आज एक बात पद्मजा जी बहुत जिम्मेदारी से सत्ताधारी दल का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, ये जो घटना घटी है ये बहुत चिंतनीय घटना है। इसके बहुत से अर्थ निकलने वाले हैं। और विशेषकर मैं कहता हूं कि मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, मौलाना, इमाम, इन सब लोगों को चिंता करने की जरूरत है कि जिस ढंग का वहां पर कृत हुआ है, जो घटनाक्रम सामने आया है, मस्जिद पाक जगह है, इबादत की जगह है, और वहां पर से यदि इस तरह की चीजें निकलती है कि लोग निकल के पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोग लगा के कुल्हाड़ी से लोगों का हाथ काट रहे हैं, तो यह मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों को सोचने का समय है कि आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं अपने समाज के लोगों को, युवाओं को। ठीक है, बताइए। ये बहुत चिंता का विषय। भले से ही आपकी पार्टी ये कभी कश्मीर में हमने देखा, आज वो पत्थर, वो चीजें यहां पर जो दोहराने का जो पैटर्न लाने की कोशिश हो रही है, और किस बात के लिए हो रही है? भले से ही हाथ आपका ना हो, हौसला आपका है प्रणय अजमेरा जी। और यहाँ तो आप कश्मीर से तुलना की जा रही है, कश्मीर मॉडल यहाँ हौसला तो इन्हीं का ही दिया हुआ है। ये कल तक समर्थन में खड़े रहे हैं प्रणय जी। आज जब अपराधी पकड़ा गया है तो इनकी बोलती बंद है प्रणय जी, क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगे। अब क्या अपराधी का समर्थन करें? जब ये चुप हो जाएंगे तब मैं अपना वक्त बोलिए प्रणय अजमेरा। मैं दे सकता हूं पद्मजा जी? जी धन्यवाद। पद्मजा जी, जो हमारे बड़े भाई के शर्मा जी ने विषय रखा, सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूंगा कि पहले दिन से हिंसा का विरोध हमारी पार्टी करती थी, करती है और करती आई है। दूसरा, इन्होंने नाम लिया अबू आजमी जी का, जिनके कोई वक्तव्य के बाद औरंगजेब की राजनीति महाराष्ट्र में पनपना शुरू हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे तो हमारे सीनियर लीडर्स का ट्विटर देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, या आर्काइव्स में जाके उनके स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जहां पर हमने सख्त से सख्त शब्दों में इन शब्दों का विरोध किया। औरंगजेब के ऊपर की गई कोई भी टिप्पणी का हमने विरोध ही किया है और हमेशा करते थे और करते आएंगे। सबसे बड़ी बात जो के शर्मा जी ने नहीं बताई, वो मैं बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद शहर जो महाराष्ट्र राज्य में था, सालों से था, हमारी पार्टी ने सत्ताधीश रहते हुए उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर करने का हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई। वो बात अलग है कि हमारी सरकार जाने के बाद आपने उसका पूरा श्रेय लूट लिया और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदला, हमें इसका सुख है। किंतु जिस प्रकार की भ्रमित भाषा का प्रयोग मेरे बड़े भाई के शर्मा जी कर रहे हैं, उससे यह बात साफ जाहिर होती है कि आपकी सरकार के राज में इस प्रकार की जातीय दंगल होने का प्रयत्न होता है। और कहीं ना कहीं यह पुलिस प्रशासन की विफलता है, जो मैं नहीं कहता, तो भाजपा के एमएलए ने भी कहा है कि पुलिस को जानकारी थी, पुलिस कहीं ना कहीं विफल रही और इस प्रकार की घटना घटित हुई।
तो ये आपका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। अब आप अपने ऊपर तो श्रेय लेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है, किसी और पे फोड़ बताइए समीर जी। अपने बातों को अब जो है शरद पवार कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारा इससे कुछ लेना देना है नहीं, आप इन सबको जेल में डालिए। और नागपुर में तो हमेशा इतना अच्छा माहौल रहता था। फहीम खान एक अपवाद है, उसको किसी राजनीतिक दल से जोड़ना वो सही नहीं होगा। आऊंगी वापस, एक बार सबसे ओपनिंग कमेंट ले ले के शर्मा जी। हाँ, दूंगी। आपने उनको 2 बार चांस दिया तो मुझे भी दीजिए। आपने 2 बार, अच्छा ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाऊंगी। हाँ पद्मा जी नहीं, मैंने क्या भ्रमित किया है सर? क्या मुझे बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या नहीं की थी? अजीत पवार को अपना अजीम सिपाही बताया था या नहीं बताया था? क्या उनके जो मांगों पर उन्होंने अपने घोषणा पे लिखा था कि नहीं कि हमारी मांगों पर शरद पवार ने हाँ भरा है? क्या गलत है? ये तथ्य सारे गलत हैं। मैं सारे रिकॉर्ड दिखा दूं आपको। आपने क्यों इस तरह की उनकी हौसला अफजाई की? अच्छा, आप अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं क्या? वहां जो अभी शिवसेना ने सामना में लिखा है, उद्धव ठाकरे के गुट ने सामना में क्या लिखा है, आप उसका कंडेम्ड करते हैं? जो सामना में उसने आर्टिकल लिखे हैं, आप नहीं करेंगे। उसका कारण है क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, आपको मुस्लिम राजनीति करनी है, इसलिए आप समानता की राजनीति पे नहीं है। समानता की राजनीति यदि आप करते, जैसे हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो ये स्थिति नहीं होती। तो फिर से वही आरोप है। और मैं बता दूं दर्शकों को, मैं कह रहा हूं, आपने किस दिन अबू आजमी का आप मुझे बताइए, अबू आजमी का किसने विरोध किया था आपके यहां से? हाँ, और सामने में आज क्या छपा है, मैं ये भी दर्शकों को बता दूं। आज सामने में लिखा गया है कि कुछ हिंदुत्ववादियों ने ऐसी गर्जना की है, जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। ये महाराष्ट्र के वातावरण में जहर फैलाना चाहते हैं। वो खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो शिवसेना के मुखपत्र में हिंदू तालिबान का इस्तेमाल किया गया है। ये हो रही है आज महाराष्ट्र के अंदर राजनीति। पर क्या फहीम खान समीर जी सिर्फ एक अपवाद है? देखिए, प्रणय अजमेरा जी कह रहे थे वो नागपुर में रहे हैं। मैं भी नागपुर से, वो 15 साल नागपुर में भी रहा हूँ। और विलास मुत्तेवार के समय जब वो सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, उस समय वहाँ पर क्या स्थिति थी? इनके गृह मंत्री जब उद्धव ठाकरे के साथ देशमुख साहब है, वो विदर्भ नागपुर से आते, उस समय नागपुर की क्या स्थिति थी? नितिन राउत तो इनके विधायक रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, वो नागपुर से आते हैं, उस समय नागपुर की क्या स्थिति? और नागपुर के जो एरिया, इमामबाड़ा हो, नंदनवन हो, बाकी जगह की स्थिति क्या थी उस समय, वो उन्हें मालूम होना चाहिए। और नागपुर राष्ट्रीय सेवक संघ की कर्मभूमि भी है, जन्म स्थान भी है, संघ का मुख्यालय भी है। नागपुर इसलिए भी देश के अंदर जाना जाता है। देखिए, आज 2014 के बाद से नागपुर की स्थिति किस तरीके से बदली। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री उनके पास था। आज भी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय उनके पास है। लगातार वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी रही। और जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन तो मैं नागपुर में था। वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था जहां पर यह घटना घटी है, महल के पास में। मैं वहां पहुंचा पद्मा जी रात को। सिर्फ 12 से 13 मिनट के अंदर 70 से 80 लोग इकट्ठे होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज जाता है, उनके पास पेट्रोल बम रहते हैं, कुल्हाड़ी रहती है, हथियार डंडे रहते हैं, पत्थर रहते हैं। पहले पुलिस के 10 से 12 जो जवान थे, उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ता है। पुलिस पे हमला होता है, महिला पुलिस कर्मियों को घर में छुपना पड़ता है, वहां से भागना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए उन उपद्रवियों से। महिलाओं पर जिस तरीके से हमला हुआ वहां पर मैं बता नहीं सकता कि मैं वहीं पर था। महिला वहां से भागी है, महिला पुलिसकर्मी। उसके बाद और भी इकट्ठी होती है। तो ये कहां से कौन लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने पुलिस वहां पहुंची थी? नहीं, पर महिलाओं पे हमला करते हैं। सारी पार्टियां तो कह रही है कि भाई ये बजरंग दल की वजह से शुरू हो गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने बहुत स्पष्ट बता दिया है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग दल ने एक कपड़े के ऊपर जो आयातें लिखी हुई थी उसे जलाने की कोशिश की हरे रंग के ऊपर। पुलिस कमिश्नर का आधिकारिक बयान है कि ऐसी कोई आयत नहीं लिखी हुई थी और वो वहां पर सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस निकालने के ऊपर इतने लोगों का इकट्ठा होना, महिलाओं के पुलिसकर्मी पे हमला करना, लोगों को घर में टारगेट करके घर के अंदर हमला करना, घर के अंदर जो पार्किंग गाड़ियां खड़ी थी उन्हें जलाने की कोशिश करना। जुलूस से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर हिंसा शुरू क्यों हुई? इसका मकसद क्या है? मकसद यही था। और ये तो जो आज देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है आज विधानसभा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर भी जो पुलिस का जो बयान आ रहा है, जो स्टेटमेंट आ रहा है कि होली के दिन ही तैयारी थी।
होली के दिन तैयारी थी कि कोई उपद्रव किया जाए, होली के दिन ये नहीं हो पाया तो ये उस दिन किया गया। ये सिर्फ एक औरंगजेब का बहाना बनाया गया है। इसकी तैयारी सुनियोजित थी। जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है विधानसभा में कि पूरा दंगा प्री प्लान था। अब ये तैयारी हो रही है कि कौन था उसके अंदर, और एक नाम तो आ गया है जो गिरफ्तार हो गया है इसके अंदर। अभी वो सारे लोग आएंगे और आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे, कौन लोग है उसके अंदर, आप नाम देखिए। वही लोग हैं वहां पर जिन लोगों ने उत्पात किया। और 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 17 साल के, 15 साल का एक लड़का है जिसने पुलिस अधिकारी के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, चाकू लेकर हमला कर रहे हैं। अगर 12 साल का लड़का कर रहा है तो वो किसके कहने पे कर रहा है? तो यानी कि अब तो ये निकल करके आ रहा है मुमताज रिजवी की औरंगजेब भी सिर्फ एक बहाना था। जो विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल ने उस दिन जुलूस निकाला वो भी एक बहाना था। मकसद कुछ और ही था कि नागपुर में आप दंगा भड़काइए, नागपुर के अंदर हिंसा फैलाइए। और ये एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है, एफआईआर से मैं पढ़ करके सुनाना चाहती हूं। फहीम खान के बारे में तो बता ही दिया मैंने। आप देखिए कि जो अगर बजरंग दल ने जो वहां पर विरोध प्रदर्शन किया वो सुबह 11:30 बजे हुआ। 3 बजे दोपहर में एक एफआईआर बजरंग दल के खिलाफ की जा चुकी थी, जो उनके वहां पे अधिकारी हैं। उसके बावजूद रात के 7 बजे अचानक से ही एक भीड़ जमा हो जाती है। वो एक दूसरे को दंगा करने के लिए उकसाने वाले नारे लगाने लगे और कहा कि अब पुलिस दिखाई दे रही है, हमें इन्हें और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है, इन्होंने हिंसा का खेल किया है, इन्होंने ही सब किया है। ऐसी झूठी अफवाह फैलाकर पुलिस के प्रति नाराजगी की भावना फैलाई। इसीलिए उक्त भीड़ और भी उग्र हो गई। उन्होंने कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियों और खतरनाक हथियारों के साथ क्षेत्र में आतंक पैदा करने के इरादे से घातक हथियारों को हवा में लहराया, लोगों में भय पैदा किया। और बाकी सब छोड़िए मुमताज रिजवी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 21वीं सदी के महाराष्ट्र में नागपुर जैसे शहर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब क्या किया जाए, कौन जिम्मेदार है हिंसा का? बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। नागपुर क्या, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। देश को विकास की तरफ जाना चाहिए। नंबर 1, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कौन है। तो मैं के शर्मा के नाम एक शेर कह रहा हूं कि लगा के आग कह रहे हैं जनाब, लगा के आग कह रहे हैं जनाब, करेंगे जांच माजरा क्या है। तो सवाल ये है कि जब बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे हम कार सेवा करेंगे बाबरी मस्जिद की तरह, तो बताइए क्या किसी ने भी ये कहा कि ये गलत है? क्या किसी ने जो है आवाज उठाई? बीजेपी की तरफ से कोई बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों उनके सपोर्ट में खड़े रहे? दूसरी चीज ये कि जब हालात ऐसे हो रहे थे और उनको पता था कि ऐसा हो रहा है, तो कहां थे खुफिया तंत्र, कहां थे? अरे मुमताज साहब, आपने बजरंग दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जिक्र कर दिया, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, चलिए सुना भी देती हूँ कि वहां पर भीड़ जमा होकर के औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कौन आग लगा रहा है? वो आग नहीं लगा रहे कि मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि हम क्या मंदिर गिरा देंगे, उन्होंने क्या कहा, लेकिन क्या बजरंग दल के लोगों ने नहीं कहा कि हम बाबरी मस्जिद की तरह औरंगजेब की कब्र गिरा देंगे? नंबर 1। तो उसके लिए औरंगजेब, मैं के शर्मा जी से कह रहा हूं कि अगर औरंगजेब से वाकई इतनी प्रॉब्लम है तो उठाएं बुलडोजर। अरे सर, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए क्या उसको लेकर के? नहीं, ये उसको लेकर के पत्थर चलने चाहिए क्या? गिरा दे, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, पर आपने तो सर्टिफिकेट दे ही दिया ना। आपको बता रहा हूं कि तुमने आग लगा करके कहा कि अब हम देखेंगे कि माजरा क्या है। आपने बोल ही दिया कि आग बजरंग दल ने लगाई है, उन्होंने आग नहीं लगाई है। जो चौराहे पे खड़े होकर के औरंगजेब जिंदाबाद कर रहे हैं। नहीं, किसने लगाई? क्यों? आप बताइए, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई औरंगजेब जिंदाबाद कहेगा तो वो आग नहीं लगा रहा है। ये सब जो है मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी साजिश है पूरे देश को आग में झोंकने की। किसकी साजिश? हिंदू अपीजमेंट की, हिंदू अपीजमेंट की। औरंगजेब जिंदाबाद कह के हिंदू अपीज हो रहा है? नहीं, औरंगजेब जिंदाबाद कह रहे हैं तो औरंगजेब को क्या सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है क्या? औरंगजेब को सरकार ने क्या कोई ऐसा सर्टिफिकेट? अभी तो सरकार तो क्या है सर, एनजीओ है क्या वो? दे रही, मदर तो पैसे दे रही नहीं, क्या आतंकवादी घोषित कर दिया क्या जिंदाबाद ने? तो क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है क्या औरंगजेब जी, जिसकी जिंदाबाद की जाए भारत के अंदर? क्या नहीं, क्या आतंकवादी घोषित कर दिया? क्या कह दिया भाई? शासक बुरा है, इतिहास गवाह है। नहीं तो जिंदाबाद क्यों? आप उसके लिए वहां पर एक बना दीजिए, एक हम जेल भेज देंगे।
मैं आप म्यूजियम में उसकी तस्वीर लटका दीजिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। मैं किसी भी ऐसे बादशाह का हामी नहीं हूँ। बाबर को आतंकवादी बोल दिया, आज के मुन्ना को आतंकवादी बोला था। बादशाह मोदी जी है, हाँ, लेकिन के शर्मा जी को राजनीति आज के हवाले से नहीं करनी है। बताइए के शर्मा में जाकर के ये गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे और उस पर ही राजनीति कर रहे। चाहे आज की राजनीति करेंगे तो इधर रोजगार पर सवाल होगा। ये रोजगार की नसीहत तो फिर आपको अबू आजमी को देनी चाहिए ना। क्यों चल रहे? पहला गड़ा मुर्दा तो उन्होंने उखाड़ा था जब उन्होंने उनकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू किए थे, तो अबू आजमी को फिर नौकरी के आंकड़े देने चाहिए थे, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए था। अरे भाई ये तो बताइए के शर्मा जी, बजरंग दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक लेते। देखिए पद्मजा जी देखिए, जहां आपने थोड़ा सा एक कठिन प्रश्न पूछा, मुमताज आलम रिजवी की जो दिल की आवाज है जुबां पे आ गई। ये औरंगजेब की प्रशंसा के पुल बांधने लगे, ये पूछने लगे कि औरंगजेब कोई जो है आतंकवादी था क्या। अरे घोषित कर दीजिए ना भाई, मैंने बीच में नहीं बोला। शर्मा जी घोषित कर दीजिए। आपकी हकीकत है, आपकी हकीकत है, घोषित है, इतिहास में घोषित है साहब, मोदी जी सबको पता है। वो प्रूफ मोदी जी नहीं, क्यों नहीं, हाँ मुझे पता है। आप बुलडोजर चला दीजिए, पद्मजा जी इनको शांत कराइए, आपको हिंदू अपीसमेंट करना है। इनको कहिए नारा लगाएं या जाके चादर चढ़ाएं। आप इनको कहिए जाके वो नारा लगाएं, चादर चढ़ाएं, इनको मुबारक, औरंगजेब इनको मुबारक, ये उन्हीं के खानदान के हो सकते हैं। पाकिस्तान ऐसी सोच है तो आपके लोग यदि ऐसी सोचते हैं कि उनसे गर्व लगता है कि औरंगजेब से अपने आप को जोड़ के इनको गर्व महसूस होता है, तो इनको मुबारक। हमें जी ऐसे कैसे अपने आप को जोड़ के गर्व महसूस होता है। आप इसको बंद कराइए, इस आदमी को बंद कराइए, औरंगजेब के समर्थक को। एक एक करके मुमताज साहब एक करके बताइए, बजरंग दल पे जवाब दीजिए। अगर वहां पर औरंगजेब जिंदाबाद है तो यहाँ पर बजरंग दल क्यों भड़का रहे हैं? उनको ये क्यों इस मामले में पढ़ना था? कार सेवा की बात करनी थी। कौन भड़का रहा था? आप उस दिन पद्मजा जी सुनिए, सबसे पहले तो जिस दिन ये हुआ है, सुबह जब वहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग एकत्र हुए, उस दिन शिवाजी महाराज की वहां जन्म जयंती थी, उसके कार्यक्रम थे, घोषित कार्यक्रम थे। औरंगजेब की जन्म जयंती थी क्या कि वहां के इलाके लोग खड़े हो गए? तो पहली बार औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं। पहली बार थी क्या? तो वहां पर उस दिन शिवाजी महाराज जी की जन्म जयंती थी। अब फिर इसको बंद कराइए। कार सेवा करेंगे। अब मुझे बात अपनी पूरी करनी। नहीं, वो कार सेवा पे नाराज हो बंद कराइए ना। दी गई वो कार सेवा पे नाराज कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। नहीं, हम बदतमीजी नहीं कर रहे शर्मा जी, आप हमसे बड़े सीनियर हैं। मैं आता हूँ, हम आपकी इज्जत। बदतमीजी आप बीच में बोलना बदतमीजी होती है मुमताज आलम, ये बदतमीजी होती है किसी के बीच में बोलना, गलत जेब कतरों की निशानी होती है। वो भी अच्छी बात, किसी की बात काटना, ये जेब कतरों जैसा हरकत होता है। एक सेकंड, ये आपकी बात कर रहे हैं बीच में हरकत ऐसी, किसी को बोलने तो दीजिए। रुक जाइए मुमताज जी, रुक जाइए मुमताज साहब, रुक जाइए। अभी सैयद जवाद के पास भी मुझे जाना है, वो इंतजार कर रहे हैं। मुमताज जी रुक जाइए, अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा, कार सेवा की बात क्यों हो रही है? अब मैं स्पष्टता करता हूं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने क्या कहा, मैं आपको एक बकायदा स्टेटमेंट सुना देता हूं। जब ये इशू उठा, महाराष्ट्र की 17 सीट के भाजपा सांसद मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले ने छत्रपति संभाजी महाराज के जिले में स्थित औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की थी। इस बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये कह रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं रोका, भाजपा के लोगों ने क्या बोला? फडणवीस जी ने, हम सभी ये चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा, क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। इस स्थल को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान एएसआई को संरक्षण में दिया गया। मुख्यमंत्री स्पष्टता से कह रहे हैं कि कोई चीज कानून के दायरे पर हो सकती है। कोई जवाब उन्होंने दिया स्पष्टता से कि कानून के रूप में चलेंगे ना, यदि कानून का दायरा है तो उस पर निर्णय लेंगे, नहीं है तो उस पर निर्णय लेंगे। इससे ज्यादा एक जो है सुन लीजिए, फडणवीस ने समर्थन, आम जनता की मांग है, आम जनता मांग कर रही है, उसका जवाब उन्होंने दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप जिस दिन वहां जो है वो मोदी बीच में क्यों कहाँ की मिर्ची? अरे तो हम प्रवचन नहीं सुन रहे। औरंगजेब की इतना प्रेम कैसे है मुमताज आलम? नहीं, हमें ये मुमताज आलम को इतना औरंगजेब से प्रेम क्या हो गया?
अरे घर में फोटो मढ़वा के पूजा कर भाई, इबादत कर उनकी। ठीक है, इस पूरे मुद्दे पर सैयद जवाद, इस पूरे मुद्दे पर अगर सरकार ने सफाई से बता दिया था कि हम वही करेंगे जो कानून कहता है, बात पूरी कर, हम वही करेंगे जो एएसआई कहता है। एक सेकंड मुझे बात तो पूरी करने, ठीक है, 10 सेकंड में पूरी कीजिए केके जी। मुझे तो पूरा करने दीजिए अपनी बात, मेरे बीच में सब बोल रहे हैं, इसमें क्या विषय है? ऐसा तो मत कराइए डिबेट आप मेरे बीच में, आप बुलवा ठीक है, बात पूरी कीजिए और प्लीज एक एक करके सब बोलेंगे, आप डाउन रखिए। हाँ, मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि केवल आज जो वहां हिंसा हुई है उसका एक बार भी मुमताज आलम ने कंडेम नहीं किया कि वहां पर युवाओं को भड़का के, और अभी देखिए कैसे प्रोपोगंडा और अफवाह फैलाए जाते हैं। अभी आने वाले वक्ता भी बोलेंगे इस पर, इसलिए बता दे रहा हूं पहले। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अभी आधा घंटा पहले बयान दिया है किसी प्रकार के किसी धार्मिक प्रतीक को वहां नहीं जलाया गया। ठीक है, इससे ज्यादा कोई स्पष्टता, वो भी सदन के अंदर मुख्यमंत्री बयान दे रहा है, तो इससे ज्यादा कोई स्पष्टता हो नहीं सकती। ये रिपोर्ट पर आधारित बयान है और मैं चाहूंगा आपके चैनल से मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की झूठी बातें नहीं, प्रोपोगंडा फैलानी चाहिए। यदि कोई बोलता है तो उसको तत्काल आपको रोकना चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता का प्रश्न है। इसी तरह की झूठ बोल के सीएए कानून के अंतर्गत यहां दंगा करवाया गया था। यही झूठ बोल के यही जो विरोधी कांग्रेस समर्थक गठबंधन दल है, इन लोगों ने देश के अंदर हालात बिगाड़े थे। इस तरह के हालात नहीं बिगड़ने चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से आप जैसे बड़े चैनलों से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई बयानबाजी यहाँ करता है। ठीक है, सैयद जवाद, यानी कि पिछले 48 घंटे में पहले हुई हिंसा, उसके बाद बना एक नैरेटिव और हिंसा के पहले फैलाई गई एक अफवाह, और उसके बाद कह दिया गया कि भाई वहां पर एक धार्मिक जो नारे लिखे हुए थे कपड़े पर, उसको जलाया गया है, उसकी वजह से बजरंग दल जिम्मेदार है और उन्होंने ये ऐसा किया, इसीलिए पूरी हिंसा वहां पर फैली। अब कुछ तथ्य सामने रख देती हूं। एक एफआईआर जो कि वहां पर ये फहीम खान थे, खुद उन्होंने जाकर के दर्ज कराई है। उस एफआईआर में साफ तौर पर क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब की फोटो और प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। ये एफआईआर उनकी शिकायत पर पुलिस ने किया है और एफआईआर 3 बजे दर्ज कर ली गई थी। अब आप मुझे बताइए कि 7:30 बजे शाम को 500 की भीड़ को किसने जमा किया? किसने उनसे लब्बैक लब्बैक और औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगवाए? किसने उन्हें उकसाया कि जाकर के पुलिस वालों को जाके कुल्हाड़ी से मारो, महिलाओं के कपड़े फाड़ो और जाकर के लोगों के घर, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दो? बजरंग दल ने। जी पद्मजा, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कहीं पर भी तशद्दुद होता है उसकी मजम्मत हम लोग करते हैं, कहीं पर भी हिंसा होती है, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा फसाद होता है, उसकी मजम्मत होना चाहिए। और आपके माध्यम से के शर्मा सर, आप भी सुन लीजिए, जो कोई भी भड़काने वाला बयान दे। 3 दिन से आपने बजरंग दल बोला है, अब आप नाम लेके बताइए। जो कोई भी नहीं चलेगा। देखिए, एक तरफ आप कह देते हैं कि इसकी वजह से हिंसा फैली, जब तस्वीरें सामने आती हैं, जब एफआईआर सामने आता है, तो जो कोई भी नहीं, फहीम खान का नाम लीजिए ना, जो कोई भी क्या होता है? अब तो नामजद है 51 लोग। सुनिए मैडम, अभी ये पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया है ना, अभी इसको अदालत में भी सिद्ध करना पड़ेगा। एफबीआई की रिपोर्ट से बजरंग दल को दोषी बता दिया था। अच्छा, तो मतलब एक तरफ का दोषी होगा, दूसरी तरफ का दोषी नहीं होगा? नहीं, आप बिल्कुल बजरंग दल, आपको पता है ना कि बजरंग दल के लोगों ने भी, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, आज सरेंडर किया है सर, वो भी जेल में है। अच्छा, उन्होंने वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। बजरंग दल के 9 लोग नामजद उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, उन्होंने आज सरेंडर किया। ये देखिए तस्वीरें, बीएचपी के कार्यकर्ता। अब आप बजरंग दल की तो प्रवक्ता नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप बजरंग दल को नहीं डिफेंड करेंगी। अब मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं फहीम खान? नहीं, मैं फहीम खान को नहीं कर रहा हूँ। फहीम खान जैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप ये मुझको बताइए, ये पैटर्न पहली बार तो नहीं देखने को मिला है? इससे पहले बहराइच का भी पैटर्न आपके साथ में था। ये आपने सही बात ये पैटर्न आपके सामने क्या अभी था? भी गया बहराइच हुआ का है। पैटर्न, बहराइच का पैटर्न वो था जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। नाम लीजिए कौन कौन लोग। बहराइच का पैटर्न वो था कि वहां से जुलूस निकलता है। अब मैं समझा, आपने बिल्कुल सही बोला। बहराइच का पैटर्न भी वही है जो कि संभल का पैटर्न भी वही है, रामनवमी का भी पैटर्न वही है। इधर से निकलो, धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। और सियासत ने तुमको
तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कह दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। ये तो पैटर्न हमने देखा। ये 2002 का जो गुजरात मॉडल है, ये पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा है। और सही कहा था राहुल गांधी साहब ने, जब मणिपुर गुजरात मॉडल जहां पर गोधरा में ट्रेन को जलाया गया, वो मॉडल, वो गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल 2 के अंदर, नहीं जहां पर लोगों को जिंदा जला दिया गया ट्रेन के मणिपुर अंदर। मॉडल। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर मॉडल फैलाएंगे। मणिपुर अभी मॉडल आपने तो कहा अभी कि गुजरात मॉडल बोला, तो वही मॉडल होगा ना जहां ट्रेन को जलाया गया। बहराइच आया है, उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, डबल इंजन की सरकार, बजाओ तालियां डबल इंजन की सरकार पे। वो क्या है, किसानों की जो हत्या हो रही है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं है। इसमें हिंदुओं को जलाया गया था। अंदर सैयद भाई पैसा देने की बात करी, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था, वैसी ही कोशिश कल नागपुर में पुलिस कर्मियों को जलाने की हो रही थी। और वही कल तैयारी थी कि महिलाओं के साथ, पुलिस महिलाओं के साथ किस तरीके से बता की जा रही थी और किस तरीके से मारने की कल कोशिश हो रही थी। अब आप सैयद जवाद, अब आप बोलते मत रहिए ना। अब आप सिर्फ चीजें कह रहे हैं। अब आप बीरेन सिंह, ये मॉडल, आपने गुजरात मॉडल की बात की ना, क्या यही है गुजरात मॉडल समीर जी? और इस पर थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। क्या यही गुजरात मॉडल है जहां पर उनमें से कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल को अश्लील हरकत करने के इरादे से उनके वर्दी और शरीर को छुआ, उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न किया। बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, सही हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो क्या आप उसको रैशनलाइज कर रहे हैं? कौन समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। आप मुंह से नाम नहीं ले पा रहे हैं सर। हम किसका नाम ले रहे हैं? आप फहीम खान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। मानिए, आप फडणवीस साहब का नाम लीजिए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए बोलिए, फडणवीस साहब का सबसे बड़ा स्टेट फेलियर था। फहीम खान मास्टरमाइंड है। मैं कह रहा हूं, अगर फहीम खान आरोपी सिद्ध होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन फडणवीस साहब को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? क्यों देंगे? जिस आदमी से, बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री से तुरंत गिरफ्तार किया, जिस मुख्यमंत्री जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तुरंत अरेस्ट किया गया। नहीं समझ रहा है, पुलिस कमिश्नर से कह दिया कि सबको अरेस्ट करना है। समीर जी बताइए, ममता बनर्जी के हो जाए, ममता बनर्जी का फोटो, ममता बनर्जी के शासनकाल में, तरीके से दंगाइयों को इस तरीके से दंगाइयों को ताकत दी जा रही है। समीर जी बताइए, देखिए क्या नागपुर में गुजरात मॉडल था और क्या फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए? देवेंद्र सैयद जब्बार जी बिल्कुल बराबर बात बोल रहे थे। नागपुर के अंदर जो गुजरात में किया गया था साबरमती एक्सप्रेस के साथ, जिस तरह से हिंदुओं को जलाया गया था, वैसे ही पुलिस कर्मियों को जलाने की कोशिश की गई थी। पेट्रोल बम किस तरीके से वहां लगाए, गाड़ी और घरों में किस तरीके से आग लगाई गई। तभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं रिलीज होने दी थी, डर के मारे। कहा कमिश्नर से कोई भी बचना नहीं चाहिए। और आप देखिए सारे गिरफ्तार हो गए, 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए वहां पर दंगाई। कोई दंगाई बचेगा नहीं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है, एक भी दंगाई बचने नहीं वाला है नागपुर का। और जो इसका मास्टरमाइंड है, जो ताकत दे रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है, तो सब लोग गिरफ्तार होने वाले इसके अंदर। चाहे वो शरद पवार उसको समर्थन दे दे, चाहे उद्धव ठाकरे समर्थन दे दे, चाहे राहुल गांधी का मोक समर्थन उनको रहो, और किसी ने भी नागपुर को लेकर ये कहा नहीं कि जिन लोगों ने किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं साधना के अंदर। एक सेकंड मुमताज रिजवी, एक सेकंड मुमताज रिजवी। अब यहाँ पर एक नया एंगल है कि फहीम खान भड़काए हिंसा, अटैक करे कोई और कैसे अटैक करे और इस्तीफा दे दे देवेंद्र फडणवीस। क्या क्या हुआ यहां पर, अब मैं नाम और कुछ और यहां पर तथ्य बताती हूं। हंसापुरी में 2019 बैच के आईपीएस अफसर हैं डीसीपी निकेतन कदम, पालघर में उनके गले पर, अब आप पालघर पे पहुंच गए, फौरन पालघर में साधुओं के साथ हो गया, दिया क्या इस्तीफा? दिया क्या? लेकिन यहाँ पर होता है, दिया क्या इस्तीफा पालघर के साथियों के बाद? मुख्यमंत्री दोषी है, अंबानी के घर पे 500 करोड़ की वसूली के लिए गृह मंत्री जेल चले जाते, इस्तीफा नहीं देते। कांग्रेस के साथ हेडलाइन दिखाते थे, लेकिन आज दिखाते नहीं है। आज दिखाते नहीं। पालघर में हुई हिंसा, साधुओं के ऊपर हुआ अत्याचार, और आज बताने को तैयार नहीं होते। अरे कोई तो नैतिकता होनी चाहिए भाई समाज में। चाहते नहीं, क्या बनाना चाहते हैं समाज को? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही। भारत जैसा खूबसूरत मुल्क दुनिया में नहीं मिलता है। जो चल रहा है उनको बताओ, समाज को क्या बनाना चाहते हैं? दल पे वीएचपी पे जिस दिन प्रतिबंध लग गया देश के अंदर, देश के अंदर, आप क्या चाहते नहीं है कि लोग सुन पाए कि सच में उस रात नागपुर में हुआ क्या? एक सेकंड मैं चाहती हूं कि अजमेरा जी आप और मुमताज रिजवी सुने। डीसीपी हैं निकेतन कदम,
उनके गले पर 15 साल के एक लड़के ने कुल्हाड़ी लेकर के अटैक किया। जो वहां पर आई विटनेसेस थे उन्होंने कहा कि ये लड़का सीधे उनके गले पर वार कर रहा था। उन्होंने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने कर दिया, इसीलिए कुल्हाड़ी से उनके हाथ पे बहुत गहरे जख्म आए हैं। उसके बाद सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट है विकास कुमार झा, भगवागढ़ चौक में उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ी टूट गई और 2 होम गार्ड हैं उनको लिंच कर दिया, करीब करीब लिंच कर दिया इन 500 से 600 लोगों की भीड़ ने। अब मैं आईसीयू में अभी भी वो भर्ती हैं। तो आप मुझे बताइए मुमताज रिजवी, वही सवाल जो सैयद जवाद पूछ रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं देश को कि अब एक पुलिस वाले को लिंच किया जा रहा है? पद्मजा जी, फिर मैं कहूंगा कि औरंगजेब को लाए के झगड़ा दिया कराए, औरंगजेब को लाए के झगड़ा दिया कराए, और कुर्सी इनको चाहिए, जनता बस चिल्लाए। जो हुआ गलत नहीं बोलेंगे। सब कुछ जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर बाद में बहुत अच्छा है, बाद में, ये बाद में क्यों होता है? ये पूरे देश में जहां जहां भाजपा सरकार है बाद में कंट्रोल क्यों होता है? ये पहले कंट्रोल क्यों नहीं होता? पहले एजेंसियां क्या कर रही होती हैं? पहले क्यों रोका नहीं गया? कैसे कुल्हाड़ी आ गई, कैसे तलवार आ गई वहां पे? हाँ, क्यों इस भीड़ को नहीं रोका गया जब उनको पता था कि माहौल बहुत टेंस में? क्यों 10-20 पुलिस वाले थे? क्यों वहां पे बड़ी बड़ी फोर्स नहीं है? अभी कल जंतर पुलिस के रहते कुल्हाड़ी आ कैसे गई, आपका वाजिब सवाल है। एक सवाल मैं उल्टा आपसे पूछूं, कुल्हाड़ी कोई लाया क्यों? असला कोई लाया क्यों? गलत है। पेट्रोल बम कोई लाया क्यों? भाई मैं क्रिमिनल जो लोग हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति के, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैंने कंडम किया, वो गलत है, उनको अब सजा मिलेगी। देखिए उन पे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, उनको सजा मिलेगी। लेकिन सवाल जो सजा मिल रही वो तो हो नहीं, लेकिन जो हो गया उसके लिए अभी कल मैंने देखा जनता। आप मानते हैं कि ये मानसिकता गलत है और ये देश को अंधेर काल में घसीटने की कोशिश है? आप ये मानते हैं कि जो भी लोग ये कर रहे हैं, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, जो लोगों के घरों पर हमला कर रहे हैं, ये मानसिकता गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे न देश का भला होगा न कौम का भला होगा। ठीक है, चलिए ये भी मान गए एनसीपी के साथ साथ के शर्मा जी ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता दीजिए कि हमेशा हिंसा होने के बाद क्यों आप जागते हैं, पहले क्यों नहीं? पद्मजा जी हमें भी बोलने का मौका दीजिए। आपके पास आ रही हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, यदि ऐसा है कि यदि हिंसा की जानकारी पहले से हो तो हिंसा हो क्यों? ये तो एक साजिश और षड्यंत्र जो रचा जाता है, साजिश और षड्यंत्र करके ही तो गुनाह होते हैं पद्मजा जी। तो इंटेलिजेंस और अभी ये पूछ रहे हैं कि यहाँ केवल भाजपा के राज्य में क्यों होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी अभी होली में पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा दंगा हुआ, झारखंड में इतना बड़ा दंगा हुआ, मुमताज आलम के मुंह से वो शब्द नहीं आए, उन्ना पश्चिम बंगाल का जिक्र है, और इनकी आत्मा की आवाज निकल आई इनके मुंह पे कि औरंगजेब कोई आतंकी थोड़ी ना है, घोषित थोड़ी ना है। नहीं, अरे भाई तो घोषित कर दीजिए ना, आप डिक्लेयर कीजिए। ये मुमताज आलम की सोच है। अरे भाई, अरे भाई घोषित की जरूरत नहीं है, घोषित है। आपका ज्ञान कम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतिहास का ज्ञान कम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप उसको उसके लिए मेरे पास प्रश्न नहीं है उत्तर। लेकिन आपका जो स्तुति गान है, आपने जो स्तुति गान किया आज यहाँ पर औरंगजेब का, वो बहुत ही शर्मनाक है। तो मेरे बादशाह ही नहीं, वो बहुत ही शर्मनाक है। मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर लिखते हो अपने नीचे, आपको इस तरह का शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बताइए तो आपने नीचे मुस्लिम स्कॉलर जी कुछ बातें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, मैं उन्हें बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जिस किसी ने भी हिंसा पे इतना सा भी रोल प्ले किया है, वो किसी भी जात पात धर्म का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बात हमारी तरफ से स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो पूरे डिबेट में नजरअंदाज की गई, वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि आरएसएस के बड़े नेता श्री सुनील अंबेडकर जी ने कहा है कि औरंगजेब अप्रासंगिक है। ये आप ही ने कहा, ये शब्द मतलब इररिलेवेंट है। और ये इसलिए कहा है कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। आज 2025 मतलब 318 साल बाद भी हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और देश का
माहौल उस वजह से बिगड़ रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में काफी सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर इमीडिएट कोग्निजेंस की जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो आप कह रहे हैं और जो सुनील अंबेकर जी ने कहा है वो बात अबू आजमी के कानों तक जरूर पहुंचेगी। अड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।